गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का एसएसटी का सेट 3 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, सेट 1 2 कंप्लीट हो गया है और ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग अब बस फटाफट तैयारी कर लीजिए क्योंकि कल है आप लोगों का एग्ज़ाम। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए। आप लोग एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा आप लोग लिख करके आइए। एकदम 80 में 80 मार्क्स आप लोग ज़रूर लाइए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि जितना भी आप लोगों का मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर को ज़रूर पढ़ें। जैसे ये अभी जो आप लोग ये प्रोजेक्ट ट्रेल कोडरमा वाला मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं, इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, देखा है कि सारा का सारा जो है क्वेश्चन जो है दिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है प्रीवियस ईयर में, पिछले साल एग्जाम में, वही क्वेश्चन को उठा करके डाला गया है। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से ये मॉडल पेपर को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो ये तो इसका मॉडल पेपर है और एक जैक बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उसको भी देख लें। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको उस वीडियो भी, वो भी वीडियो आ जाएगा तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हैं तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क्स, मतलब 5 क्वेश्चन आप लोगों को करना है 7 में से। फिर शॉर्ट आंसर टाइप है जिसमें भी आपको 7 में से 5 करना है। और फाइनली लॉन्ग है। लॉन्ग आंसर टाइप में आपको ये 5 मार्क्स का रहेगा, 5 में से 3 ही करना है। तो चलिए देखिए, जैसा मैंने बताया हैंड रिटन है और हाथ से ही लिखा हुआ है सारा आंसर, तो आप लोग के लिए सुविधा के लिए ये किए हैं। और अगर इस चीज़ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, ये पूरा नोट्स लेना चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। नहीं तो आपको अमित एडुकेटिव सिटी जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है वही नाम से आप टेलीग्राम पे भी सर्च कीजिएगा तो वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग फटाफट अब क्वेश्चन देखते हैं कि कॉर्न लॉ क्या है, इसे क्यों समाप्त किया गया, इसकी समाप्ति के क्या परिणाम हुए। ये देखिए बनाया तो गया है, मतलब लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, बट ये शॉर्ट में है। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी आ सकता है। और जैसे इतना लंबा आंसर लिखा गया है तो आप लोग को इतना लंबा नहीं लिखना है क्योंकि ये क्वेश्चन ही थोड़ा लंबा बना दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी आएगा तो आप लिखिएगा। जैसे देखिए, कृषि उत्पाद की कीमत बढ़ने लगी, इसके बाद बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने कॉर्न लॉ के आयात, मतलब कॉर्न के आयात, कॉर्न का मतलब क्या होता है, मक्का। ठीक है, तो मक्का यानी मकई के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के द्वारा सरकार ने यह पाबंदी लगाई थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता है। यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा गया कॉर्न लॉ क्या है तो कॉर्न लॉ क्या है, तो जो यही कि कृषि उत्पाद का कीमत जब बढ़ गया था तो क्या किया गया था कि कॉर्न का जो आयात होता है, मतलब दूसरे देश से जो आयात किया जाता है, मंगवाया जाता है, उस पर पाबंदी लगा दिया गया और यही हो गया कॉर्न लॉ। ठीक है, कॉर्न लॉ जब ब्रिटेन में खाद्य पदार्थ के मूल्य बढ़ने लगे तो लोगों में हाहाकार मच गई, विवश होकर सरकार को ये कॉर्न लॉ हटाना पड़ गया। ठीक है, फिर सरकार इसको हटा देते हैं और इसकी समाप्ति का यह परिणाम हुआ कि खाद्य सामग्री सस्ती हो गई और जिससे साधारण और गरीब जनता को खूब लाभ रहा। ठीक है, कॉर्न लॉ हट गया तो हर चीज़ का कीमत जो है, मतलब खाने पीने का जो सामान था उसका कीमत गिर गया। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए कि ब्रिटेन में महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों किया। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखिए, तो स्पिनिंग जेनी मशीन में उनकी कताई की प्रक्रिया बहुत तेज कर दी गई। स्पिनिंग जेनी मशीन एक समय में अनेक मजदूरों को कार्य कर लेता था, इस कारण मजदूरों की मांग घट गई। ठीक है, स्पिनिंग जेनी मशीन एक मशीन था जिससे कपड़ा बनाया जाता था। तो अब इसका जब आविष्कार हो गया तो उसके बाद इसका ही प्रयोग सारा फैक्ट्री में किया गया। और सब इससे पहले है जो कि महिला लोग ये काम करती थी। ठीक है, महिला लोग अपने हाथ से कपड़ा बनाती थी, मतलब क्या बोलते, सूत का कताई करना वो सब करती थी। लेकिन स्पिनिंग जेनी मशीन आ गया तो अब वही करने लगा और बहुत सारे लोगों का काम वो अकेले कर देता था मशीन, जिसके कारण ये लोग बेरोजगार हो गई। ठीक है, तो बेरोजगारी की आंशिक से आशंका से मजदूर वर्ग खासकर महिलाओं में नई प्रौद्योगिकी के प्रति आशंका व्याप्त हुई थी। ठीक है, तो वही है कि मतलब बेरोजगार हो गए तो इन लोग में दिक्कत आने लगा। अब दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन पिछले वाले मॉडल सेट में मिल जाएगा आपको। वो शायद 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछा है 1 नंबर 2 नंबर में, तो आप बस छोटा सा 2 पॉइंट लिख दीजिए। जैसे दबाव समूह, तो दबाव समूह अराजनीतिक संगठन है। ठीक है, वह किसी विशेष वर्ग के समान हितों को लेकर चलता है। और राजनीतिक दल क्या होता है, जबकि राजनीतिक दल एक राजनीतिक संगठन है जो समाज के समान हितों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप सीधा लाइन खींचिएगा, इधर दबाव समूह और इधर राजनीतिक दल, 1 पॉइंट लिख दीजिए दबाव समूह के बारे में और 1 पॉइंट इधर लिख दीजिए राजनीतिक दल के बारे में। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरह से लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है सत्ते की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। तो देखिए, सत्ते में साझेदारी विभिन्न रूपों में होता है। जैसे
सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण और विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का बंटवारा आदि। ठीक है, ये हो गया आपका। अब 5th नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो देखिए, हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाए जाती है। पेड़ पौधे जीव जंतुओं में इसी अंतर को जैव विविधता कहते हैं। वनों को जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, समझ गया। अब सार्वजनिक क्षेत्रक किसे कहते हैं, तो सार्वजनिक क्षेत्रक जो होता है जिन क्षेत्रकों की परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, पर जिस क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण, जैसे कि मान लीजिए सरकारी बस हो गया या फिर रोड हो गया, ये सब पे सरकार का नियंत्रण है तो इसे सरकारी क्षेत्र कहेंगे। और ठीक है, फिर ये कह सकते हैं कि ये सभी लोगों के लिए उपयोग में आए। देखते हैं ना, सार्वजनिक टॉयलेट होता है, ठीक है, सार्वजनिक शौचालय हो गया, पार्क जो होता है, सार्वजनिक पार्क, खेल का मैदान, ये सब उसमें हर कोई, वो सारे जनता के लिए होता है। फिर वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, तो देखिए सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली ही चलता था, इंग्लिश में इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वह प्रणाली जिसमें मुद्रा का उपयोग किए बिना लोग अपनी आवश्यकताओं की वस्तु की पूर्ति वस्तुओं के विनिमय के माध्यम से करते थे। ठीक है, जैसे कि आपको अगर चावल चाहिए और हमको गेहूं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मेरे पास जो चावल है वो आपको दे देंगे और आप हमको गेहूं दीजिएगा। तो सामान के बदले सामान का बदलना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देख लीजिए, किन्हीं दो पर टिप्पणियां करने के लिए दिया गया है। मैंने ये तीनों पॉइंट को लिखा है। पहला है जालियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा है रॉलेट एक्ट और तीसरा है चौरा चौरी हत्याकांड। ठीक है, तो छोटा छोटा पॉइंट बना करके आप लिख सकते हैं। तो जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड में आप लिख सकते हैं क्या कि, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी और सत्यपाल खिंचालू गिरफ्तार हो चुके थे। इस गिरफ्तार का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 के बैसाखी पर्व के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजन किया गया। अमृतसर के सैनिक प्रशासन जनरल डायर ने इस सभा को अवैध घोषित कर दिया था, परंतु सभा हुई थी तब उसने वहां पर गोलियां चलवाई थी। इसमें सैकड़ों व्यक्ति की मौत हो गई या मौत के शिकार हो गए। ठीक है, तो यही था मतलब आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड। आपको जैसे भी याद हो, बस वही अमृतसर का पार्क में जित जनरल डायर आदेश दे दिया और उसके अंदर जितना लोग हैं सबको गोली चलवा करके मरवा दिया। तो ये था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही उसके बाद आया रॉलेट एक्ट। ठीक है, उसी को जांच करने के लिए। ठीक है, तो देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के हो रहे प्रतिरोध के खिलाफ ब्रिटेन में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 ईस्वी में एक कानून पारित किया जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब ये घटना घटने के बाद ही आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घटा तो इसी का जांच करने के लिए है, जो कि अंग्रेज लोग मतलब आया इंग्लैंड से कुछ आया, कानून बनाया गया, मतलब उसी का नाम रॉलेट एक्ट दिया गया कि वो जांच करेगा कि ये क्या हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, फिर है चौरा चौरी हत्याकांड। तो चौरा चौरी हत्याकांड क्या है, इसके बाद का घटना है। ठीक है, रॉलेट एक्ट के बाद। अब रॉलेट एक्ट के बाद क्या, सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था गांधी जी का, सत्याग्रह आंदोलन के समय का है। तो यह एक स्थान है जहां 1922 ईस्वी में सरकार के विरुद्ध सभा हो रही थी। छेड़खानी की कोई बात ना होने पर भी पुलिस ने गोलियां चला दी। गुस्से में लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिससे पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। तो आप इसको इसी तरह से लिख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन हो रहा था, गांधी जी का चल रहा था शांतिपूर्ण तरीके से, वहां से ये रैली क्रॉस कर रहा था। एक चौरा चौरी जो है, चौरी चौरा एक जो पुलिस स्टेशन है वहां पे, तो वहां से सब पूरा रैली क्रॉस हो रहा था। लेकिन शायद कुछ पुलिस वाला कुछ बात बोलता है या किसी तरह से छेड़खानी होता है, मारपीट होता है, तो पूरा जनता वहां पर जो था उस समय वो घुसा करके पूरा पुलिस स्टेशन में आग लगा देता है और उसके अंदर 22 पुलिसकर्मी होते सब मारे जाते हैं। ठीक है, अब है सेकेंड की महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। महामंदी देखिए 1929 के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, कारण और कारक, कि यह संकट औद्योगिक क्रांति के कारण चीज़ों की आवश्यकता से अधिक उत्पादन के कारण पैदा हुआ है। ठीक है, 1930 ईस्वी में अमेरिका में तैयार माल के इतने भंडार हो गए कि उनका कोई खरीदार ना रहा। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप के देश इतने बर्बाद हो गए थे कि वे अमेरिका से माल आयात करने की अवस्था में ना थे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं जब तैयार माल का कोई खरीदार ना रहा तो वह कारखाने बंद हो गए और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। तो देखिए यही था आपका आर्थिक संकट, मतलब आर्थिक संकट कही या महामंदी। तो महामंदी जो है 1929 में हुआ था, उसका क्या क्या कारण था, तो यही 3 पॉइंट है। पहला तो औद्योगिक क्रांति, दूसरा विश्व युद्ध हो जाएगा और तीसरा है जो कि कारखाने का बंद हो जाना, मजदूरों का बेरोजगार हो जाना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है।
ठीक है, तो देखिए, भारत एक सामाजिक विविधताओं से परिपूर्ण देश है। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म तथा समुदाय के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शारीरिक क्षमता, समानता, रूप, रंग अलग अलग है। सभी का व्यवसाय, पढ़ाई के विषय, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियां अलग अलग होती हैं। इनका चुनाव लोगों की अपनी पसंद पर निर्भर करता है। इन्हीं सामाजिक विद्रोह के कारण सामाजिक समूह बनता है। ठीक है, तो मतलब भारत क्या है, विविधता में एकता वाला देश है और इतना सारा विविधता है। अब वही विविधता अगर किसी तरह से विद्रोह हो जाता है तो वो लोग अपना अपना समूह बना लेते हैं। जैसे, अच्छा आगे एक पॉइंट पढ़ लेते हैं, जब सामाजिक असमानताएं विद्रोह का रूप ले लेते हैं तो वो सामाजिक विभाजन हो जाता है। तो जो अभी देखते हैं आप, समाज में क्या विभाजन है ना, लोग जात के आधार पे बटे हुए हैं, समुदाय के आधार पे बटे हुए हैं, इस तरह से लोग बटे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे अब मान लीजिए अलग अलग जात के लोग रहते हैं यहाँ पे बहुत सारे। अब आपस में किसी तरह का इनका झगड़ा हो गया तो सब देखिए कि अभी ये आप प्रेजेंट में देख सकते हैं, ये है सिचुएशन कि हर जात का लोग अपना अपना ग्रुप बना लेता है और अपना अपना ग्रुप बना करके है। बस यही आप आपस में झगड़ा करना, ये वो कि हम ऊंचा जात नीचा जात, बहुत तरह का इस तरह का है इशू जो आप देख सकते हैं। चलिए आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। राजस्थान का शुल्क लिखा हुआ है, शुल्क नहीं होगा, शुष्क। क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ गलत ही लिखा हुआ था, शुष्क होगा। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? तो राजस्थान का जो गर्म क्षेत्र है जहाँ पे बारिश नहीं होता है, शुष्क सूखा क्षेत्र है, और कहीं कहीं अर्ध सूखा क्षेत्र है, वैसा जगह पे वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? कुल मिलाकर के आपको सीधा सीधा पूछा गया है कि आप वर्षा जल संग्रहण कैसे करेंगे। तो आपको जो आंसर पता है आप उसको भी लिख सकते हैं। अब देखिए, राजस्थान में पानी की भारी कमी होती है क्योंकि वहाँ उचित वर्षा नहीं होती, इसलिए राजस्थान में जल संरक्षण के लिए लोग भूमिगत टैंकों का प्रयोग करते थे। इसे मुख्य रूप से घर के आंगन में बनाया जाता था। ये भूमिगत टैंक पाइपों से जुड़े होता था और पाइप छत से जुड़े होते थे ताकि बरसात का सारा पानी इन पाइपों के सहारे टैंक में जमा हो जाए। राजस्थान में लोग छत पर वर्षा जल संग्रहण कर चलिए वही चीज लिखा हुआ है। कुल मिलाकर के बात ऐसा है कि राजस्थान में क्या होता है, मान लीजिए ये घर है, ठीक है, घर बना हुआ है, लोग घर के ऊपर है जो कि बना दिया छत पे कि पानी बरस रहा है तो ऊपर आप लोग छत पे बाउंड्री देते हैं ना, तो बाउंड्री दिया हुआ है और उसमें पाइप लगा दिए हैं। ठीक है, बाउंड्री के किनारे किनारे आप लोग गड्ढा छोड़ते हैं ताकि छत पे जितना बारिश हो वो पानी गिर जाए, जो छेद जैसा बना देते हैं कि छत से पानी नीचे गिर जाए। तो बस इन लोग यही करते हैं कि वहां पे एक पाइप लगा देते हैं और पाइप को सीधा हाँ, पाइप को सीधा नीचे ले जाते हैं और नीचे पे गड्ढा करके टंकी फिट कर देते हैं, चाहे टंकी बना भी देते हैं। तो ये छत पे जितना बारिश हुआ वो सीधा पाइप के थ्रू इस टंकी में जमा हो गया, पूरा छत का पानी इस टंकी में जमा हो गया और इस तरह से बरसात का जल का संग्रहण किया जाता है। ठीक है, फिर पांचवा है, देखिए, चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2019 में आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, चावल भारत का एक प्रमुख खाद्य फसल है। इसे उगाने के लिए दो आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। तो क्या क्या है आप देखिए, सबसे पहले है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का होना। ठीक है, यानी तापमान कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। वर्षा कितना चाहिए, वर्षा तो वर्षा आपको चाहिए 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। मिट्टी कैसे चाहिए, तो जलोढ़ और दोमट मिट्टी का होना चाहिए। फिर कैसा मौसम चाहिए वहाँ पे, जलवायु तो उष्ण और आर्द्र जलवायु होना चाहिए। फिर भूमि तो समतल भूमि होनी चाहिए ताकि ज़्यादा दिनों तक पानी इकट्ठा हो सके। और फाइनल पॉइंट, आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई का प्रबंध। ठीक है, कुल मिलाकर के अब बोला चावल की खेती यानी धान की खेती। तो आप लोग अगर गांव में रहते होंगे तो खुद देखिए कि क्या क्या चाहिए। बरसात का मौसम चाहिए, आप लोग जानते हैं धान का खेती में धान में पूरा पानी होता है, जमीन समतल रहेगा तभी तो पानी जमेगा। तो यही सब तो पॉइंट है। तापमान कैसा होता है बरसात में, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ही तापमान रहता है। वर्षा कितना, तो 100 से 200 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होना चाहिए। ठीक है, मिट्टी जलोढ़ हो तो बहुत अच्छी बात है, जलोढ़ या दोमट। ठीक है, तो इस तरह का पॉइंट है जो आप खुद से भी मतलब अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। अब देखिए, वस्तु विनिमय की कठिनाई का वर्णन करें। अब ये वस्तु विनिमय प्रणाली था, इसमें क्या क्या कठिनाई था, क्या क्या प्रॉब्लम था। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका यही है, दोहरे संयोग का अभाव। ठीक है, अब दोहरे संयोग का अभाव का मतलब क्या होता है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे यहाँ जो लिखा हुआ पहले वो देख लेते हैं। इस प्रणाली में व्यक्ति की खोज में भटकना पड़ता था जिनके पास आवश्यकता की वस्तु हो और वह व्यक्ति अपने वस्तु के बदले में स्वयं उस मनुष्य की वस्तु को लेने को तैयार हो। देखिए, मान लीजिए आपको चाहिए चावल, हमको चाहिए गेहूं। ठीक है, आपको चाहिए चावल, हमको चाहिए गेहूं। अच्छा, ऐसे करके आप समझिए, एक आदमी है जिसको चाहिए था चावल यानी कि राइस, और एक आदमी को चाहिए था गेहूं यानी कि वेट। ठीक है, दो आदमी हैं यहाँ पे। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, अब आप चाहते हैं कि हम इसका चावल लें।
ठीक है, आप इससे चावल लेना चाहते हैं, लेकिन इसको गेहूं नहीं चाहिए, आपका गेहूं, इसको चाहिए मान लीजिए तेल, ठीक है, ऑयल चाहिए, तेल चाहिए, तब ये कहाँ जाएगा? यही मुद्दा हो जाता है कि आप जो उसको देना चाह रहे हो उसको वो चीज़ नहीं चाहिए, तो इसी को कहते हैं दोहरा संयोग। तो यही है, बस अब खोजते रहेगा वो कि चावल के बदले में उसको गेहूं मिले, ऐसा कोई आदमी है जिसको चावल चाहिए और वो बदले में गेहूं दे दे हमको। तो बस यही हो गया दोहरा संयोग का बात। अब फिर दूसरा है मूल्य का सर्वमान्य माप का अभाव, बस ठीक है। तो मूल्य का जो सर्वमान्य माप है इसका भी अभाव। देखिए अब क्या लिखा हुआ कि विनिमय प्रणाली में मूल्य का कोई एक माप नहीं होता है जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु का मूल्य को विभिन्न वस्तुओं की तुलना में किया जा सके, दोनों ही पक्ष में अपनी अपनी वस्तुओं का मूल्य अधिक आंकते हैं। तब देखिए मुद्दा क्या है सबसे बड़ा, और ये भी एकदम सही बात कहा गया कि मान लीजिए आप बोले कि हम देंगे 10 किलो चावल, तुम बदले में हमको 10 किलो तेल दो, ठीक है। तो आप खुद अभी के कंडीशन में सोच करके देखिए कि तेल का रेट तो ज़्यादा है, चावल का तो थोड़ा कम है, तो तेल तो मतलब तेल तो महंगा है। अब वो कहेगा कि नहीं हम तुम्हारा 10 किलो चावल लेंगे लेकिन 1 किलो तेल देंगे, तो आप कहिएगा कि नहीं हम 1 किलो चावल देंगे तब 1 किलो तेल दो। तो ये जो है वैल्यू कम हो जाता है ना। मान के चलिए आपके पास चावल है 10 किलो और आप अगले के पास जाइएगा कि तुम 10 किलो सोना दो, तो वो 10 किलो सोना देगा, तो सोचिए वैल्यू जो है सही नहीं लग पाता है, ठीक है। फिर वस्तु के विभाजन में कठिनाई, एक पॉइंट और है, तीसरा पॉइंट वस्तु के विभाजन में कठिनाई। तो कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है, जैसे गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुर्सी, मेज, क्योंकि इनका विभाजन करने से इनकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। बात सही है। अब कुर्सी उर्सी को, कुर्सी टेबल को कैसे दो दो भाग में काट करके तो नहीं दे सकते हैं, है ना। मान लीजिए हम बोले कि ऐसा तो होता नहीं है कि तुम एक कुर्सी दो बदले में तुमको हम आधा टेबल देंगे, अब आधा टेबल काट देंगे तो ना उसका काम का ना मेरा काम का। तो यही है विभाजन का परेशानी है, कठिनाई है। उसके बाद आ जाता है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए ये भी बहुत सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है वैश्वीकरण, समझने के लिए बता देते हैं। ये जो है पूरा दुनिया है, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर होगा कि मान लीजिए ये कोई देश है, यहाँ पे है इंडिया, ठीक है, यहाँ पे है कोई दूसरा देश, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, ठीक है, अलग अलग देश है। तो वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि मान लीजिए रशिया से इंडिया में कोई सामान का लेन देन हो रहा है, इंडिया से चाइना में कोई सामान का लेन देन हो रहा है, चाइना से अमेरिका में लेन देन हो रहा है, अमेरिका का रशिया से हो रहा है, अमेरिका का इंडिया से भी हो रहा है, इंडिया का भी अमेरिका से हो रहा है। एक देश का, है ना, पूरा वैश्वीकरण यानी पूरा विश्व का एक दूसरे से व्यापार हो रहा है, लेन देन हो रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी का लेन देन हो रहा है, यही होता है वैश्वीकरण, ठीक है। तो देखिए विभिन्न देशों के बीच में परस्पर संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व की में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं का, सेवाओं का, तकनीक तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। हर चीज़ का लेन देन चल रहा है। अब आ जाइए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अब लॉन्ग आंसर टाइप में देखिए इसमें से भी आपको 3 ही करना है, 5 दिया हुआ रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए और बताइए कि वे आंदोलन में क्यों शामिल हुए। ये तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या क्या है कि 1921 में असहयोग आंदोलन में भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। आंदोलन में शामिल प्रमुख सामाजिक समूह निम्नलिखित थे। तो पहला इसमें लिखे हैं शिक्षित मध्यम वर्ग, शहरों में शिक्षित, ठीक है, यानी शहरी लोग थे, शिक्षित थे, और मध्यम यानी बीच बीच का, मतलब मिडिल क्लास जिसको कहते हैं अभी के टाइम में, वैसे लोग थे, ठीक है। शिक्षित थे लेकिन मध्यम वर्ग में थे। तो देखिए मध्यम वर्ग ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। शिक्षित वर्ग आंदोलन में शामिल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके बराबर पढ़े लिखे अंग्रेज उनके अफसर बन जाते थे। भारतीय लोगों को वेतन भी अंग्रेजों के मुकाबले कम मिलता था, वे केवल क्लर्क ही पैदा होते थे और क्लर्क ही मर जाते थे। इस भेदभाव नीति के कारण शिक्षित वर्ग अंग्रेज सरकार के विरोधी थे, ठीक है, विरोधी था। तो वही है, अब शिक्षित लोग हैं, मान लीजिए कोई एमए पास है या बीए पास है, उसको क्लर्क बनाया गया, कोई मैट्रिक पास किया है या फिर चलिए बीए पास है तो उसको एकदम ऑफिसर बना दिया जाता था। तो सिर्फ अंग्रेज लोगों को ऊंचा पोस्ट मिलता था, और जो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी रहे भारत का लोग, उन लोगों को ऊंचा पोस्ट नहीं मिलता था, एक छोटा सा क्लर्क का ही पोस्ट मिलता था। इसी कारण इन लोग विद्रोह किया। अब आ जाइए व्यापारी वर्ग। अब व्यापारी वर्ग यानी बिजनेसमैन लोगों को क्या दिक्कत हो रहा था। तो बहुत से स्थान पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। अंग्रेज सरकार की गलत नीतियों के कारण व्यापारी वर्ग पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। फिर उसके बाद देखिए अंग्रेज सस्ते दामों पर कच्चा माल ब्रिटेन ले जाते थे और वहां से तैयार माल लाकर अधिक कीमतों पर भारत में बेचते थे। भारतीय व्यापारियों को इससे बहुत नुकसान होता था। तो सबसे बड़ा तो दिक्कत यही था व्यापारी वर्ग का, इन लोग को नुकसान बहुत झेलना पड़ रहा था, ठीक है। अब आ जाइए अगला है
सामान्य जनता, अब जो आम जनता था उन लोगों को क्या दिक्कत था। तो असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया था क्योंकि आम जनता ने विदेशी कपड़ों तथा चीज़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों की पेंटिंग की और विदेशी कपड़ों का होलिका जलाई। आम जनता जो है अंग्रेजों के अत्याचार से दुखी हो चुकी थी, इसलिए उसने बढ़ चढ़ कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। ठीक है। अब एक आ जाता है पॉइंट कि बगान में जो मजदूर लोग काम करते थे उनको क्या दिक्कत हुआ था। तो गांधी जी के विचार और स्वराज की अवधारणा जब मजदूरों को समझ में आ गई तो वो भी बगान की चार दीवारियों से बाहर निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गए। ठीक है। वे अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे, वे बगान को का काम छोड़कर अपने घरों की ओर लौट गए क्योंकि उन्हें लगने लगा कि गांधी राज आते ही सबको जमीन मिल जाएगी। ठीक है। तो जो बगान में बगीचा में मजदूर लोग काम कर रहे थे उन लोगों का विचार था ये। अब है आगे आपका कि भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए युक्तिपरक एक नैतिक कारण बताइए। ठीक है। आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लिखिएगा तो पॉइंट वाइज ही लिखिएगा, तो आप लोगों को मार्क्स अच्छा मिलेगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ठीक है। अब देखिए युक्तिपरक कारण, तो युक्तिपरक कारण वे है जो सोच समझ कर लिए जाते तर्क होता है और जिन्हें लाभ हानि को सामने रखकर अपनाया जाता है। अब देखिए सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, पहला पॉइंट। फिर दूसरा है कि यह भेदभाव कम करती है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि सब विभिन्न विविधताओं को अपने में समेट लेती है। चौथा लिख सकते हैं सत्ते में लोगों की भागीदारी बढ़ती है। अब आ जाइए नैतिक कारण, तो कुछ लोग ने नैतिक कारण से भी सत्ता की साझेदारी का जोरदार समर्थन किया है। जैसे देखिए क्या है, साझी सरकार में सत्ता का विभाजन से सभी सरकार में हिस्सा लेने वाले राजनीतिक दलों से पूर्ण न्याय हो जाता है। फिर है अल्पसंख्यक लोगों को भी अवहेलना नहीं होता, इसलिए उनके मन में कोई आक्रोश की भावना नहीं पनपती। ठीक है। अल्पसंख्यक मतलब वो लोग जिनकी संख्या कम हो। ठीक है। जो भी एक तरह का विशेष आप बोल सकते हैं समुदाय है, चाहे आप बोल सकते हैं क्या बोलते हैं उसको, धर्म के लोग हैं जिनकी संख्या भारत में कम है, उनको अल्पसंख्यक की गिनती में रखा गया। ठीक है। अब तीसरा है शक्ति के केंद्रीकरण से किसी भी सरकारी अंग, विधायक का कार्यपालिका न्यायपालिका से कोई अन्याय नहीं हो पाता और इस प्रकार केंद्र और राज्य में भी शांति का वातावरण बना रहता है। और चौथा पॉइंट है सबकी राय से किए हुए निर्णय सबको मान्य होता है क्योंकि वे सर्वसम्मति से लिए हुए होते हैं। ठीक है। ये लिख दीजिएगा। अब है आपका फाइनली मतलब थर्ड क्वेश्चन कि सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक उपयोगी है, कैसे। अब सड़क परिवहन है जो कि रेल परिवहन से उपयोगी है, ये पॉइंट बताना है। तो देखिए आप तो जान ही रहे हैं कि सड़क का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि वो दूर दराज जहाँ चाहो पहाड़ दुर्गम इलाका में भी बन जाता है। पहाड़ पे चाहे तो पहाड़ पे बन जाए, गली में चल जाए, एकदम घर तक सड़क परिवहन है। ठीक है। लेकिन रेल परिवहन तो आपके घर तक नहीं जाता है, तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। चलिए क्या क्या है इसके अकॉर्डिंग देख ले। तो सड़क मार्गों का निर्माण रेल मार्गों की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। ठीक है। सड़क सस्ता होता है, रेल में इतना पटरी लगाना, ट्रेन बनाना, फिर पूरा बिजली का कनेक्शन देना, तो थोड़ा सा ये जो है सड़क मार्ग सस्ता पड़ता है। सड़क मार्ग के रखरखाव में बहुत कम खर्चा है। ठीक है। इनके निर्माण में कम समय, कम श्रमिक, कम पूंजी तथा कम तकनीक की आवश्यकता होती है। ठीक है। वही रेलवे में देखिए एकदम श्रमिक लगता है, प्लस में हमेशा उस पर चेकिंग होते रहता है कि कहीं पटरी डैमेज नहीं हुआ, कहीं कुछ लाइट का क्या कनेक्शन है, सही है या नहीं है, तो ये सब चीज़ का चेकिंग चलते रहता है, जिसके कारण से उसमें खर्च ज़्यादा पड़ता है, मजदूर ज़्यादा लगते हैं। और यहाँ सड़क पे देखिए एक बार रोड बन गया छोड़ दिया जाता है, फिर कभी 6 महीना साल भर में कभी मरम्मत किया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट किसी भी प्रकार की आकृति वाले रास्ते पर सड़क निर्माण संभव है, जबकि रेल मार्ग की उच्च पर्वतीय क्षेत्र में विकास नहीं किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए रांची का देख लीजिए, है ना। रांची आप जब जाते हैं तो चुट्टूपाली घाटी जैसा भी था पहले वाला पुराना वाला चुट्टूपाली घाटी देखिए, वो समय भी सड़क बन गया, पहाड़ को काट काट के बना दिया गया। हम लोग सड़क के मार्ग से जा सकते हैं, लेकिन ट्रेन को तो वैसे घुमा घुमा के नहीं बनाया जा सकता है। ये पतरातू घाटी देख लीजिए, तो पतरातू घाटी पे रोड बना हुआ है, वैसा एरिया में तो ट्रेन का नहीं बन सकता है, रेल मार्ग नहीं बन सकता है। फिर देखिए सड़क व्यक्ति के उसके दरवाजे तक छोड़ सकती है, जबकि रेल निर्धारित स्टेशन पे ही, है ना। सड़क अभी एकदम घर के पास ही गाड़ी आप लगा करके उतरिए। फिर सड़क के माध्यम से निर्माण केंद्र में उत्पादित अनेक वस्तुएं उपभोक्ताओं तथा प्रत्यक्ष रूप से पहुंचा दी जाती है, इसमें माल को बराबर लादना उतारना नहीं पड़ता है। ठीक है। तो माल के लिए भी, कच्चा माल का मतलब करने के लिए भी सड़क व्यवस्था अच्छा है। फिर सड़क मार्ग पर संचालित वाहनों का उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है, इसके विपरीत रेल का संचालित नियत समय पर ही होता है।
ठीक है, जिससे यात्रियों के समय पर स्टेशन पहुंचना पड़ता है। अब रोड पे क्या है, आपको जाना है कहीं पर भी, निकले, ऑटो पकड़े, बस पकड़े, निकल गए जब मन किया तब। लेकिन ट्रेन के लिए तो एक निश्चित टाइम है कि ट्रेन उतने ही बजे चलेगा, उतने ही बजे जाइए। तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या किस प्रकार सुलझाती है। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि दोहरा संयोग का समस्या, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली में, तो मुद्रा इसको कैसे समाधान की करता है उसको बताना है। तो देखिए, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को बहुत अच्छी तरह सुलझाती है। ठीक है, यहाँ तारा हो गया है, इसको आप थोड़ा सुधार लीजिएगा, तरह सुलझाती है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वो इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग विनिमय प्रणाली का एक अनिवार्य विशेषता है। जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करती है, प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म करती है। अब उदाहरण चाहे तो आप इसमें एक उदाहरण लिख सकते हैं कि जैसे जूता के निर्माण के लिए कि जरूरी नहीं रह जाता कि वो एक किसान को ढूंढे जो ना केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसके गेहूं भी बेचे। ठीक है, तो उससे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उस जूते को मुद्रा बदले मिल जाए तो वो बाजार से गेहूं खरीद सकता है। तो भाई मुद्रा से यही ना फायदा है कि आप मान लीजिए हमको जूता चाहिए, मतलब मेरे पास जूता है और हमको गेहूं चाहिए था, अब आपको खोजना पड़ेगा ऐसा किसान जो गेहूं बेचे बदले में जूता खरीदे। लेकिन आपके पास अगर मुद्रा है, पैसा है, तो आप जूता कहीं भी बेच दीजिए, पैसा ले लीजिए, उस पैसा से गेहूं खरीद लीजिए। तो मुद्रा इसीलिए बना। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो बच रहा है, आई थिंक, हाँ, वो मैप का क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं। तो आपको मैप में ये सब चीज़ को दर्शाना है, जैसे राजा झांसी हवाई पतन, फिर पूर्वी पश्चिमी गलियारा, हैदराबाद सॉफ्टवेयर, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र, ये सबको भारत के नक्शा पे आप लोग को दर्शा देना है। ठीक है, तो चलिए, ये सब था आपका क्वेश्चन। और पहले ही मैंने बताया कि मैप वाला क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखिएगा, 5 क्वेश्चन दिया जाता है, अगर पांचों का आपको सही सही पता है तो ही कीजिएगा, नहीं तो उससे अच्छा है कि आप ऊपर का कोई लिख लीजिए तो आपको कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलेगा। लेकिन मैप वाला में गलती होता है तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैप को बहुत बढ़िया से कीजिएगा। तो होप करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए, तो फिर ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।